अगर आप 2012 से 13 के भारत को याद करें तो एक चीज साफ दिखती है। देश गुस्से में था, भ्रष्टाचार को लेकर, नेताओं को लेकर, सिस्टम को लेकर। और ठीक उसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो देखने में बिल्कुल भी नेता नहीं लगता। मफलर पहने हुए, आल्टो कार चलाते हुए, किराए के घर में रहने वाला एक व्यक्ति जो बार बार यही कहता है, मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी हूं। यही थे अरविंद केजरीवाल। अब जरा सोचिए, भारतीय राजनीति में सिंपल होना अपने आप में कितना बड़ा यूएसपी था। जब नेता मतलब बड़ी गाड़ी, लाल बत्ती, बंगला और बॉडीगार्ड, तब केजरीवाल उस इमेज का पूरा उल्टा थे। और यही वजह है कि करोड़ों लोगों ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि वो सिर्फ बदलाव की बात नहीं कर रहे थे, वो खुद बदलाव जैसे दिखते थे। एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसने आईएएस की नौकरी छोड़ी, मतलब वो नौकरी जिसके लिए लाखों लोग जान दे देते हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ी क्योंकि उनका कहना था कि सिस्टम के अंदर रहकर ईमानदारी से काम करना मुश्किल है। इसके बाद आता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। सड़कों पर भीड़, हाथों में तख्तियां, भ्रष्टाचार हटाओ के नारे। लोगों को लगने लगा शायद यही वो पल है जब भारत सच में बदलेगा। लेकिन आंदोलन की एक लिमिट थी। धरना, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। यहीं केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम बाहर से नहीं बदल सकता तो अंदर से बदलेंगे। और यहीं से जन्म होता है आम आदमी पार्टी का। अब आइडिया सुनने में बहुत सिंपल था, ईमानदार लोग, साफ राजनीति और आम आदमी के मुद्दे। लेकिन राजनीति में सिंपल चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं। दिसंबर 2013, पहली बार चुनाव, 28 सीटें। ये जीत छोटी नहीं थी, लेकिन सरकार सिर्फ 49 दिन में गिर गई। बाहर से देखने पर लगा, देखा, ये एक्टिविस्ट लोग सरकार नहीं चला सकते। लेकिन इस 49 दिनों ने एक चीज साबित कर दी, दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता है। फिर आता है 2015 और यहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। 70 में से 67 सीटें, बीजेपी लगभग साफ, कांग्रेस गायब। अब सवाल यह नहीं था कि केजरीवाल सरकार चला सकते हैं या नहीं, सवाल यह था, क्या यह मॉडल टिकाऊ है? क्योंकि केजरीवाल की राजनीति आइडियोलॉजी से ज्यादा डिलीवरी पर टिकी थी। फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर सरकारी स्कूल, ये बड़े भाषण नहीं थे। ये वो चीजें थीं जो लोगों को रोज महसूस होती थी। बिल कम आया, स्कूल सुधरा, इलाज पास मिला, दिल्ली खुश थी, मिडिल क्लास संतुष्ट थी। और केजरीवाल अपने करियर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। लेकिन राजनीति में एक नियम है, जब आप जीत रहे होते हैं तब आपका विरोधी सबसे ज्यादा सीख रहा होता है। 2015 के बाद का दौर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अपने करियर के सबसे मजबूत फेज में थे। दिल्ली में उनकी सरकार थी, काम दिख रहा था, और सबसे बड़ी बात, उनकी इमेज अभी भी ईमानदार आम आदमी की बनी हुई थी। सरकारी स्कूल सुधर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा जा रहा था। बिजली पानी के बिल कम आए तो लोगों को लगा, यार पहली बार टैक्स का कुछ तो रिटर्न मिल रहा है। ये कोई ग्रैंड आइडियोलॉजी नहीं थी, ये था मैनेजमेंट प्लस सर्विस डिलीवरी। और शहरी वोटर के लिए यही सबसे जरूरी होता है। लेकिन यही एक स्लो प्रॉब्लम शुरू होती है। जब कोई नेता अलग होने की वजह से ऊपर चढ़ता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत वही बन जाती है, और वही सबसे बड़ी कमजोरी भी। केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स सादगी पर टिकी थी। हम वीआईपी नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। अब जरा सोचिए, अगर वही आम आदमी अचानक लग्जरी में दिखने लगे तो क्या होगा? यहीं से कहानी में एंट्री होती है शीश महल की। रिपोर्ट्स आने लगी कि मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। इंपोर्टेड फर्नीचर, डिजाइनर लाइटिंग, मिनी थिएटर। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को एक नाम दे दिया, शीश महल। और राजनीति में नाम बहुत मायने रखते हैं। वीडियोस वायरल होने लगे, मीम्स बनने लगे, और सबसे बड़ा झटका यह था कि जिस आदमी ने कभी शीला दीक्षित पर सरकारी एसी को लेकर हमला किया था, वही अब खुद लग्जरी रेजिडेंस में दिख रहा था। केजरीवाल का डिफेंस, ये मेंटेनेंस था, पिछली सरकार के फैसले थे। हो सकता है ये बातें टेक्निकली सही हो, लेकिन राजनीति में सिर्फ सच काफी नहीं होता, परसेप्शन उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। और सबसे बड़ी गलती यह हुई कि रेजिडेंस को कभी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खोला ही नहीं गया। वही चुप्पी, वही दूरी जो एक आम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। लेकिन यह तो सिर्फ इमेज की चोट थी, असली झटका अभी बाकी था। क्योंकि इसके बाद मामला सिर्फ लग्जरी का नहीं रहा,
मामला पहुंच गया उस चीज पर जिस पर आम आदमी पार्टी की पूरी पहचान खड़ी थी, भ्रष्टाचार। सबसे पहले अरेस्ट हुए मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के एजुकेशन रिफॉर्म्स का चेहरा। आरोप था दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में करप्शन, कि प्राइवेट शराब वेंडर्स को फायदा पहुंचाया गया और बदले में पैसा पार्टी के दूसरे राज्यों के कैंपेन में इस्तेमाल हुआ। शुरुआत में आप समर्थकों ने कहा यह सब बीजेपी कंट्रोल्ड एजेंसियों का बदला है, और यह तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं लगता, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अपोजिशन नेताओं पर कार्रवाई का एक पैटर्न दिखता रहा है। लेकिन यहां 3 चीजों ने इस डिफेंस को कमजोर कर दिया। पहली, एक नहीं कई टॉप लीडर्स अरेस्ट हुए, सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद केजरीवाल। दूसरी, कानूनी प्रक्रिया हर लेवल पर टिकी रही, पेल्स रिजेक्ट होती रही, तुरंत कोई बड़ी राहत नहीं मिली। और तीसरी, चार्जशीट्स डिटेल में लगातार। यही पब्लिक परसेप्शन शिफ्ट होने लगा। लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर सब झूठ होता तो क्या इतना दूर तक टिक पाता? अब सोचिए विडंबना कितनी बड़ी है। एक पार्टी जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली, जिसका पूरा ब्रांड ईमानदारी था, वही पार्टी अब सबसे बड़े करप्शन आरोपों का सामना कर रही थी। और यहीं आम आदमी पार्टी की नींव हिलने लगी। लेकिन अभी सबसे खतरनाक टूट बाकी थी, वो भरोसा जो दिल्ली की मिडिल क्लास ने दिया था। अगर दिल्ली की राजनीति को समझना है तो एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी, दिल्ली का वोटर ड्यूल नेचर वाला है। लोकसभा चुनाव अक्सर बीजेपी, विधानसभा चुनाव लंबे समय तक आम आदमी पार्टी, यानी नेशनल लेवल पर एक सोच और स्टेट लेवल पर बिल्कुल अलग। और यह फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल के लिए सालों तक काम करता रहा, क्योंकि वो नेशनल आइडियोलॉजी की बजाय लोकल गवर्नेंस पर फोकस कर रहे थे। स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, ये सब चीजें दिल्ली की मिडिल क्लास के लिए बहुत मायने रखती हैं। भले ही देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पसंद कोई और हो, लेकिन अपने शहर के लिए वो काम करने वाला सीएम चाहते थे। पर 2023 से 24 के बाद कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे एक नैरेटिव बनने लगा, सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। और इसके साथ एक सवाल, इसका पैसा कौन दे रहा है? यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका वेलफेयर मॉडल ज्यादातर गरीब और लोअर मिडिल क्लास को डायरेक्ट फायदा देता था, लेकिन अपर मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, उसका सतीदे उसे लगने लगा कि वो सिस्टम के बाहर खड़ा है। ना बिजली में फायदा, ना पानी में, ना बस में, और यहीं से हम बनाम वो वाली फीलिंग शुरू हुई। इसके ऊपर एक और लेयर जुड़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पर गड्ढे, कूड़े के ढेर, सीवर की समस्या और दुनिया की सबसे खराब एयर क्वालिटी में से एक। मिडिल क्लास ये सब रोज झेलता है, और जब सवाल उठते तो जवाब अक्सर यही होता, सेंटर जिम्मेदार है। अब यहां बीजेपी का पसंदीदा आर्गुमेंट काम करने लगा, डबल इंजन सरकार, स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी हो तो टकराव नहीं होगा, काम तेज होगा। और सच कहें तो यह आर्गुमेंट दिल्ली की मिडिल क्लास को समझ आने लगा। केजरीवाल ने इस खतरे को पहचाना और 2025 चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया, मिडिल क्लास मैनिफेस्टो। टैक्स रिलीफ, एजुकेशन स्पेंडिंग, प्राइवेट स्कूल फीस पर कंट्रोल। लेकिन यहीं बीजेपी ने और तेज चाल चल दी। आप जहां 10 लाख तक इनकम टैक्स छूट की बात कर रही थी, वहीं बीजेपी ने सीधा ऐलान कर दिया 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं। यानी जो कार्ड केजरीवाल खेलने वाले थे वो बीजेपी ने पहले ही फेंक दिया। और सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, बीजेपी ने ग्राउंड गेम भी मजबूत किया। आरएसएस कैडर साल भर एक्टिव, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मैसेजिंग, नमो ऐप से कोऑर्डिनेशन और शीश महल वाले वीडियोस का लगातार सर्कुलेशन। आपका कैंपेन ज्यादातर चुनाव के वक्त धीरे धीरे एक धारणा बन गई, आप सिर्फ वादे कर रही है और बीजेपी खुद को स्टेबल ऑप्शन की तरह पेश कर रही है। और जब मिडिल क्लास का भरोसा डगमगाता है तो चुनावी नतीजे बहुत बेरहम होते हैं। चुनावी नतीजे आए और कहानी ने आखिरी मोड़ ले लिया। बीजेपी 48 सीटें, आम आदमी पार्टी 22 सीटें। लेकिन सबसे बड़ा झटका सिर्फ नंबर नहीं थे, सबसे बड़ी खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली सीट हार गए। यही वो सीट थी जहां से आम आदमी की राजनीति का चेहरा बना था, और अब वहीं से हार। यह सिर्फ एक नेता की हार नहीं थी, ये एक पूरे आइडिया की हार थी कि सिर्फ टेक्नोक्रेसी और सर्विस डिलीवरी के दम पर लंबे समय तक राजनीति की जा सकती है। बीजेपी ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। एक तरफ उन्होंने आपकी लगभग सारी स्कीम्स को कंटिन्यू करने का वादा किया, फ्री बिजली, पानी,
बस राइड्स, और दूसरी तरफ उसे थोड़ा ज्यादा ऑफर कर दिया। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए महीना, आपसे 400 रुपए ज्यादा, और उसी के साथ यूनियन बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ, यानी मिडिल क्लास को एक साफ मैसेज, तुम्हें भी याद रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी ने सोशल और कल्चरल वोटिंग को भी टारगेट किया। उत्तराखंड और हिमाचल से आए पहाड़ी वोटर्स, आरएसएस का जमीनी नेटवर्क, लगातार एक्टिव वर्कर्स। आपके पास ना तो वैसी संगठनात्मक ताकत थी, ना ही वैसा कैडर, और यही सबसे बड़ा फर्क बन गया। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो आम आदमी पार्टी की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला सबक, एंटी करप्शन नैरेटिव बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर उसी पार्टी पर करप्शन के आरोप लग जाएं तो गिरावट सबसे तेज होती है। दूसरा सबक, वेलफेयर और फ्री बीज शॉर्ट टर्म में जीत दिला सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को साथ रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लैरिटी और फेयरनेस चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी सबक, डेमोक्रेसी में टिकाऊ राजनीतिक मूवमेंट सिर्फ अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनते, उसके लिए चाहिए मजबूत संगठन, ग्राउंड कैडर और एक क्लियर आइडियोलॉजी। आपके पास शुरुआत में एक मौका था। उन्होंने दिखाया कि अर्बन वोटर्स सिर्फ धर्म या पहचान की राजनीति से आगे भी सोच सकते हैं, लेकिन उस स्पेस को होल्ड करने के लिए सिर्फ हम अलग हैं कहना काफी नहीं होता, क्योंकि राजनीति में मार्केटिंग खत्म हो जाती है पर आइडियोलॉजी नहीं। केजरीवाल की दिल्ली में हार दरअसल एक वार्निंग है कि टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म की एक लिमिट होती है। असली बदलाव के लिए सिर्फ अच्छे इरादे नहीं, मजबूत संस्थाएं चाहिए। क्या अगली बार कोई इस वार्निंग से सीखेगा, या इतिहास बस एक और चक्र पूरा करेगा? अब सवाल आपसे है, डबल इंजन सरकार आने के बाद क्या सच में दिल्ली की व्यवस्था सुपरचार्ज हुई है, या इंजन तो 2 हैं लेकिन ट्रैफिक वही का वही है? पॉल्यूशन में कोई फर्क महसूस हुआ, या AQI आज भी ऐसा है कि मास्क अब एक्सेसरी बन चुका है? पानी और बिजली के बिल फिर से आने लगे हैं? तो क्या जेब हल्की और मीटर भारी हो गया है? बस फ्री नहीं रही, और प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी बढ़ गई है कि बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। तो अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या अगला चुनाव फिर से बीजेपी की सरकार लाएगा या दिल्ली बोलेगी? चलो आम आदमी पार्टी को एक और मौका देते हैं। कमेंट्स में बताइए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति नेताओं से नहीं, आपके बिल, आपकी सड़क और आपकी सांसों से तय होती है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है, कम से कम अभी तक।